नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस, दैट इज़ लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है और इसको कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं किस तरीके से होते हैं। और बेसिकली जब हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या एरर्स आने की संभावना होती है, या सेकेंडरी डेटा भी जब हम लोग कलेक्ट करते हैं या किसी सोर्स से, किसी थीसिस से, किसी रिपोर्ट से जब हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारे पास किस तरीके के मतलब रिजल्ट या फिर किस तरीके के एरर्स उसमें आने की संभावना होती है, उन पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। फिर उसके साथ फिर सेकेंडरी डेटा में आने वाली जो मतलब थीसिस हैं या डिफरेंट टाइप के यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन पे थोड़ा सा उनका एक ब्रीफ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से वो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं और वो रिपोर्ट्स हमारे आगे जब स्टैटिस्टिक्स का हम लोग एग्ज़ाम किसी यूजीसी नेट वगैरह का देंगे तो उनमें उनके क्या योगदान हैं या किस तरीके के वहाँ पे हम लोग उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, बाकी आपको जानकारी पता है किस तरीके से रजिस्टर करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो हमें डायरेक्टली मतलब ग्राउंड रियलिटी से या फिर जो बेसिक हमारा फील्ड है या पॉपुलेशन है उससे हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। कहने का सेंस ये है कि जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स की अगर फील्ड में जाएं तो जो हमारे पास प्राइमरी चीज़ होती है, जो एग्रीकल्चर जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती है, हम उसको कहते हैं वहाँ पे हमारे प्राइमरी फील्ड है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरी फील्ड या प्राइमरी डेटा हमारे पास होगा, जो डेटा हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं थ्रू मतलब इन्वायरमेंट से, जो डायरेक्टली जिस पर्सन का डेटा है, जब हम वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा में यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा है कि प्राइमरी डेटा इज़ ओरिजिनल डेटा दैट आर कलेक्टेड बाई फर्स्ट हैंड बाई द रिसर्चर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। मतलब जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है डेटा, जैसे किसी गांव का सर्वे हो गया, सेंसस का जो डेटा हो गया, ये सब प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। और दिस डेटा इज गैदर्ड डायरेक्टली बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स। ठीक, तो ये डेटा डायरेक्टली जहाँ से भी हमें मतलब जैसे आप हमारे पास आए या फिर हम आपके पास, इस तरीके से अगर डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, फेस टू फेस हम लोग बैठे हैं, एक दूसरे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। फिर इसके बाद सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा के बाद, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के बाद जब हम कोई रिसर्च पेपर, कोई थीसिस, कोई रिपोर्ट उस पर पब्लिश कर देते हैं, तो उससे अगर कोई उस थीसिस या उस रिपोर्ट से कोई दूसरा व्यक्ति डेटा कलेक्ट करके अपना काम करना चाहे, अपने रिसर्च करना चाहे, तो उस डेटा को जो दूसरा व्यक्ति कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट या थीसिस, उसको हम कहते हैं कि हमारा सेकेंडरी डेटा है। तो सेकेंडरी डेटा में क्या आएगा? सेकेंडरी डेटा रिफर्स टू द डेटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड पब्लिश्ड बाय अदर्स। ठीक, इट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर पर्पज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा इस तरीके का डेटा होता है। मतलब ये कहने का जो प्राइमरी डेटा के बाद जब हम उसमें कुछ रिसर्च थीसिस इस तरीके से मतलब प्राइमरी डेटा पब्लिश हो जाए, तो उसके बाद उसमें से अगर कोई कलेक्ट कर ले तो हम उसको कहते हैं ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो जैसे हमारे पास पूरे देश में, भारत में, मान लीजिए कि ये हमारा भारत का एरिया है और इसमें हमने सेंसस की, ठीक, सेंसस की, और सेंसस में जो हमारे पास ये डेटा आया, इसको हम कहेंगे ये हमारा प्राइमरी डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा से, इस डेटा को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो पब्लिश करते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है। इसमें आरजीआई ने, समझ लीजिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इस डेटा को पब्लिश कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, फिर उसके बाद उसमें पब्लिशिंग होती है
आप लोग जब डेटा जनगणना हो जाएगी तो उसमें देखिएगा किस तरीके से इसकी पब्लिशिंग होती है, राष्ट्रपति और या प्रधानमंत्री उसमें कोई व्यक्ति उपस्थित भी रहते हैं उस मीटिंग में, और उसके माध्यम से RGI वहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं। अब ये डेटा पब्लिश हो गया, फिर यहाँ पर इस डेटा में बता दिया गया भारत में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, सेक्स रेशियो कितना है। फिर इस तरीके से फिर इसके बाद यहाँ पे मॉर्टेलिटी कितनी है, या कितने लोगों के पास मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन। जब इस तरीके की चीज़ें हमारे लिए बता दी जाएँ, या दो स्टेट्स के बीच में किस तरीके का कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ चाइल्ड रेशियो ज़्यादा है, कहाँ सेक्स रेशियो ज़्यादा कम है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। तो अब अगर ये पब्लिश डेटा जो हमारे पास आया है, इस पर हम इससे लेकर हम कोई काम करें तो इसको कहा जाता है ये सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। मतलब सेंसस जो हम ग्राउंड में जाके हर व्यक्ति से पूछ के कलेक्ट किए, प्राइमरी डेटा, फिर उसके बाद उस पर जो रिपोर्ट वगैरह आई उसके माध्यम से जो हम डेटा यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, जैसे जो डेमोग्राफी का रिसर्च होते हैं, जितने भी डेमोग्राफी पर रिसर्च होते हैं वो सेकेंडरी डेटा पे ही नॉर्मली होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा को किस तरीके से हमारे पास वेरीफाई किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं उसको प्रोसेस बताए गए हैं। तो जो प्राइमरी डेटा होता है, सॉरी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ये दो तरीके कलेक्ट किया जाता है। पहला तो प्राइमरी डेटा, दूसरा सेकेंडरी डेटा। अभी जस्ट बताया। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर एक होता है मेथड, डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं, फिर इनडायरेक्ट ओरल मेथड होता है, या थ्रू लोकल बॉडीज होता है। सॉरी, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा में हम डायरेक्टली किसी के पास जाते हैं और वहाँ पे उसका इंटरव्यू या उसके माध्यम से जो जैसे भी कल हमने पिछली क्लास में हमने बताया ना कि शेड्यूल या क्वेश्चनायर उसको प्रिपेयर करते हैं, उस तरीके से वहाँ पर जाते हैं, उसका इंटरव्यू या इस तरीके या स्वयं उसको क्वेश्चनायर के माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं। तो वो डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्टली ना जाके उसको कोई मेल कर दें, कोई कुछ कर दें। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी आदमी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो यूरोपीय कंट्री में क्या होता है, जैसे भारत में जनगणना है तो एक आदमी प्राइमरी का टीचर या फिर जो भी आदमी है वो वहाँ पे जाता है घर घर और डेटा कलेक्ट करता है। लेकिन जो यूरोपीय कंट्री है उनके पास इतना मतलब शिक्षा का स्तर है या उतने जागरूक लोग हैं तो उनको क्वेश्चनायर का फॉर्मेट बनाया जाएगा, उनको मेल कर दिया जाएगा। वो अपनी ईमेल खोलेंगे जब भी उनके पास टाइम होगा, ईमेल खोलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो इन्फॉर्मेशन उसमें भरेंगे और फिर से रीसेंड कर देंगे। तो उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ कास्ट के नाम पे कुछ नहीं होता, कास्ट जीरो होती है लगभग। तो वो जो मेथड होता है मेल या फिर थ्रू इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है या कुछ इस तरीके मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना करके कुछ बीच में लिंकअप बैठाते हुए एक दूसरे के बाद फ़ोन या मैसेज के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। थ्रू लोकल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ में क्या होता है कि जैसे आप जिस शहर में रह रहे हो, जैसे सपोज करिए आप लखनऊ में रह रहे हैं, इलाहाबाद में रह रहे हैं, आगरा में रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो लोकल बॉडीज़ का मतलब क्या हो गया कि जो आपके नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर डेटा भी कलेक्ट किए जाते हैं। तो उसको वहाँ पे भी वो सर्वे कराते हैं बाई शेड्यूल या क्वेश्चनायर के माध्यम से, थ्रू मेल के माध्यम से भी कलेक्ट कराते हैं, या थ्रू इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट सर्वे करा लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी आगे देखेंगे हम लोग। और फिर सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, पब्लिश्ड रिसोर्स हो गए और अनपब्लिश्ड सोर्सेस हो गए। तो हमारे पास दो तरीके के रिसोर्सेस होते हैं, कुछ थीसिस जो होती हैं जो पब्लिश होती हैं, कुछ अनपब्लिश्ड रह जाती हैं जिनमें कुछ कमियों के कारण उन्हें पब्लिश नहीं होने दिया जाता, या फिर देखा जाता है इस थीसिस के पब्लिश होने पे जनता में विद्रोह हो जाएगा, कुछ बवाल हो जाएगा, कुछ मतलब कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है पब्लिश करने की। तो वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज से जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे मूवियाँ देखिए, कुछ मूवियों पे सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देता है, या जो भारत का सेंसस सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया है वो बैन लगा देता है। तो वो वहाँ पे पब्लिकली तो नहीं होती, लेकिन वो थ्रू इधर उधर से कहीं से मिल जाती हैं, आप लोग देख भी लेते हो। सॉरी,
तो यहाँ पे ये अनपब्लिश्ड सोर्स हो गया। फिर पब्लिश सोर्स में क्या है, पब्लिश थीसिस, गवर्नमेंट रिपोर्ट, नेशनल या इंटरनेशनल रिपोर्ट होती हैं, कमीशन एंड अदर रिपोर्ट्स होती हैं, ये इस तरीके से सेकेंडरी डेटा में आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इनका एक बाइफर्केशन की किस तरीके से हम इनका मेथड्स का यूज करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या है, जो अभी यहाँ पे हमने देखा ना कि प्राइमरी में डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, लोकल बॉडीज़ में क्या है, फिर उसके बाद सेकेंडरी डेटा का देखेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, इन दिस केस इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिशेस पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड पुट्स सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू देम। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्टली लोगों के पास जाता है और उनसे जो भी सर्वे है या जो भी मतलब वहाँ पे डेटा पूछना है डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से पूछता है और उसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करता है। तो फॉर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट इट इज़ नेसेसरी दैट द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी ट्रेंड एंड स्किल्ड। ये भी होना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेटर जा रहा है उसको ट्रेनिंग प्रॉपर दी होनी चाहिए कि क्या है आपके शेड्यूल में, क्या क्वेश्चन पूछना है, किस तरीके से पूछना है। ऐसा नहीं कि कोई भी झोला उठाया और चला गया। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ ट्रेनिंग या लैक ऑफ स्किल के माध्यम से, अगर लैक ऑफ स्किल अगर इन्वेस्टिगेटर स्किल नहीं है तो उस केस में आपके डेटा के जो कलेक्शन के मतलब कलेक्शन में जो एरर्स हैं उनके बढ़ने की संभावना रहेगी। फिर इसके बाद मेरिट क्या है, दिस मेथड इज बेस्ट सुटेड इफ एरिया ऑफ इंक्वायरी इज इंटेंसिव एंड लोकलाइज। मतलब यहाँ पे अगर लोकल में है या फिर आसपास का एरिया है तब तो ये मेथड ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटर बीइंग द सोल फ्रेमिंग अथॉरिटी मे मोटिवेट द इन्फॉर्मेंट टू गेट आंसर। तो इसमें मतलब जैसे कुछ लोग होते नहीं कि आंसर नहीं देना चाहते, उनको गवर्नमेंट के नाम से ही चिढ़ हो जाती है कि कहते हैं गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया क्या नहीं दिया। तो उसमें वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को ही डिसाइड करना पड़ता है कि उनसे इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, मतलब वही मोटिवेट करके उनको इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसकी डिमेरिट्स क्या हैं कि इट इज़ ऑफ लिमिटेड वैल्यू व्हेन इंक्वायरी इज एक्सटेंसिव। इसकी अगर बहुत बड़े एरिया में कराना है तो इसका बहुत लिमिटेड यूज हो सकता है। मतलब ये कहने का कि बहुत बड़ा एरिया है तो उस केस में हमारे पास मतलब लिमिट्स हमारे पास सेट होती हैं कि बहुत बड़े एरिया में कितने इन्वेस्टिगेटर को भेजेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, इस तरीके की लिमिटेशंस बहुत होती हैं। फिर पर्सनल प्रेजुडिस एंड ह्यूमन बायस में अफेक्ट द रिजल्ट। तो इसमें क्या है कि पर्सनल मान लीजिए कि जो मतलब इन्वेस्टिगेटर जा रहा है वो किसी भी सरकार का भक्त निकला, या किसी इलाहाबाद नगर निगम से जा रहा है तो इलाहाबाद नगर निगम में जिसकी गवर्नमेंट है, या कानपुर नगर निगम से जा रहा है जिसकी गवर्नमेंट है यहाँ पे लोकल में, उसका भक्त निकला, तो वो गलत डेटा मतलब जो इसके अगेंस्ट डेटा रहेगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेटा रहेगा, उसको भरने से ही मना कर दे तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी ही नहीं। तो मतलब उसका जो पूर्वाग्रह है अगर वो इस तरीके से आता है तो वो भी डेटा को मतलब एक तरीके से कहा जाए कि डेटा कलेक्शन में बाधा बनेगा। फिर इट इज़ टाइम एज वेल एज मनी कंज्यूमिंग। इसमें अब ऑब्वियस सी बात है कि आदमी जाएगा तो टाइम लगेगा, एक दिन में कितने आदमियों से एक आदमी कितने आदमियों से संपर्क बनाएगा, या 10-20 लगाएंगे तो उसमें कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट मेथड में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या हैं उसको बारे में जानकारी मिली। फिर अब हम लोग आते हैं जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि इसमें हमारे पास देखेंगे तो इन केस इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर या फिर आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स रिकॉर्ड देयर आंसर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी नहीं बताना चाहता तो उसके बाद में कोई दूसरे व्यक्ति से इसको पूछ लिया गया। वही अभी बताया ना कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे बारे में जानकारी है, आप किसी तीसरे आदमी से पूछ लीजिए, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो इसमें अब मेरिट क्या है कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एरिया इज कवर्ड, एरिया टू बी कवर्ड इज वाइड। बहुत बड़ा एरिया है तो 2-4 आदमी नहीं है तो उनके बारे में पड़ोसी से पूछ लिया। फिर इसके बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन में भी कलेक्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इंस्टीड ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट। ठीक है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट की जगह जो है कोई अदर मतलब स्पेशलिस्ट रहे तब।
जैसे गांव में जाए तो कुछ गांव के लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब पूरे एरिया की जानकारी होती है। तो इस तरीके के लोग जो है बहुत ही मतलब अगर मिल जाएं तो उनसे क्या है, इनडायरेक्ट मेथड के माध्यम से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। फिर उसके बाद क्या है, ये पिछले वाले डायरेक्ट मेथड की तुलना में लेस एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी के यहाँ जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो भाई जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि एक ही जगह आप एक ही आदमी से कई लोगों के बारे में जानकारी अगर प्राप्त कर ले रहे हैं तो हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कास्ट इफेक्टिव मतलब उसकी तुलना में ये कम एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कम टाइम भी लगेगा। डिमेरिट्स क्या हैं? इट मे बी पॉसिबल दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाय सम अदर्स पर्सन मे नॉट बी ट्रू। अब जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे बारे में या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अब ऐसे आदमी से इंफॉर्मेशन ले लिया कि जो उसका आलोचक है, विरोधी है, दुश्मन है, तो क्या होगा, सारी जानकारी गलत देगा। पूछेंगे कि आपकी एज कितनी है, तो कहेगा 75 साल। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनमें मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट डालती है। फिर द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द इंटेलिजेंस स्किल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इन एब्सेंस ऑफ दिस क्वालिटी डेटा में नॉट बी ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, तो अब फिर से वही स्किल वगैरह की बातें हैं कि अगर इन्फॉर्मेंट को इन्वेस्टिगेटर को जानकारी नहीं है प्रॉपर शेड्यूल का या कोई सिनेरियो जो आपने मतलब बनाया है, तो उस केस में यहाँ पे रिजल्ट में भी मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक है, अब लोकल बॉडीज के माध्यम से कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? तो इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू लोकल एजेंट और करेस्पॉन्डेंट। दे आर इंस्ट्रक्टेड टू सेंड देयर ओन एस्टिमेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिजल्ट promptly, cheaply and easily. This method is however not recommended because much reliance cannot be placed on individual estimates phenomena. अच्छा, दिस मेथड्स ये थोड़ी सी गलत लिख दिया है। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें एक लोकल बॉडी, सपोज करिए कि हमारे पास जो एरिया है ये हमारे पास कानपुर नगर निगम है। ठीक है, कानपुर नगर निगम का है। तो कानपुर नगर निगम यहाँ पे क्या करते हैं कि हाउस टैक्स या वाटर टैक्स वसूलते हैं ये लोग। तो हर एक घर के बारे में जानकारी होती है, लोकल बॉडी से आपको नक्शा पास कराना होता है। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, ऐसा नहीं है कोई नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनको हेल्थ का सर्वे करना है या गांव में या शहर में जो भी मतलब वहाँ पे एरिया है उसमें आपको किसी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, तो उस केस में लोकल बॉडीज़ अभी अपना सर्वे कराती रहती हैं कि स्लम एरिया कितना है, कितने लोग स्लम एरिया में रहते हैं, किस तरीके का उनको राशन पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, इस तरीके का। तो उनके जो सर्वेज होते हैं वो लोकल बॉडीज़ ही कराती हैं। लोकल बॉडीज़ में क्या है कि फिर से वही एक अपना आदमी नियुक्त कर देंगे, इन्वेस्टिगेटर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन ले आएगा। ठीक, अब दूसरा जो मतलब मेथड था लोकल बॉडीज़ में, भाई लोकल बॉडीज़ का यहाँ पे देखिए क्या देखा था हमने, इसमें बताया ना कि इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड तो हो गया। लोकल बॉडीज़ में क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। तो इन मेथड्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास ये मेथड है बाय शेड्यूल एंड क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन की लिस्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि क्वेश्चनर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फील्ड ऑफ इंक्वायरी। These are printed and prepared in advance. In addition to a list of questions, schedules contain blank table and chart etc. फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो the field investigator are trained with the methodology and survey mode of filling the schedule, filling the schedule and skill of conducting interview. ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं, जस्ट वही कल पिछली क्लास में हमने क्वेश्चनर आपको या शेड्यूल बनाने के बारे में बताया। तो अब उस केस में क्या होता है कि जो शेड्यूल, जो क्वेश्चनर है किस तरीके से बनाया जाए, जो हम सर्वे कर रहे हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसके मतलब इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, उस तरीके के क्वेश्चन उसमें पहले डाले जाएं। फिर उस केस में आपके पास क्या होगा कि जब लोकल बॉडीज इसको क्वेश्चनर के माध्यम से सर्वे कराती हैं तो उनके यहाँ पे मतलब इन्वेस्टिगेटर या तो डायरेक्टली नियुक्त कर दें या फिर मेल या इंक्वायरी, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ये इसके माध्यम से हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेल या मतलब मेल्ड क्वेश्चनर मेथड या शेड्यूल थ्रू इन्वेस्टिगेटर। तो ये डायरेक्ट मेथड, मतलब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये केवल इनडायरेक्ट मेथड होता है। किसी को मेल कर रहे हैं तो डायरेक्टली तो कम्युनिकेट कर नहीं रहे हैं, जो हमारे पास डेटा आएगा वो प्राइमरी डेटा हमारा होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे ये इनडायरेक्ट मेथड से कलेक्ट किया गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे क्या है कि मेल्ड मेथड में, इन दिस मेथड ए क्वेश्चनर कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक सिस्टमेटिकली अरेंज in order which elicit answer of the type yes or no or multiple choice are sent out to the prospective informant। तो जो इन्फॉर्मेंट है उसके पास अभी जस्ट बताया ना कि क्वेश्चनर का फॉर्मेट मेल कर दीजिए। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि मतलब लोग कितने जागरूक हैं। जैसे यूरोपीय कंट्रियों में जो इन्फॉर्मेशन का तरीका होता है ये ज़्यादातर यही होता है। वहाँ पर लोग क्या है कि वो सोचते हैं कि देश का पैसा ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर आएगा, फिर उसके ट्रेनिंग में और जो उसको कागज़ पत्र दिया जाएगा उस तरीके से बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट वहाँ की सोचती है कि एक क्वेश्चन अपना मेल कर दो, और वहाँ पे क्या है कि आदमी बिजी भी है। भारत में ज़्यादातर आदमी तो खाली ही है। अभी कुछ भी एक चौराहे पे गांव वगैरह में देख लीजिए सॉरी, तो गांव वगैरह में कोई सर्कस दिखाने वाला कोई कुछ आ जाए, देखिए 200 लोग खड़े रहते हैं। कुछ भी नई चीज़ हो जाए 200 लोग खड़े होकर देखते हैं। तो सोचो मतलब भारत में खाली लोग। तो इस केस में यहाँ पे देखेंगे तो उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इग्नोर कर देते हैं। अगर मेल कोई आ जाए इस तरीके का सर्वे अगर गवर्नमेंट कराना भी चाहे तो ये पॉसिबल भारत में थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल है। फिर अगला जो मेथड है हमारे इसकी मेरिट डिमेरिट क्या है। मेरिट डिमेरिट में ये है कि दिस मेथड इज इजी फॉर कलेक्टिंग डेटा विदिन मिनिमम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इसमें एक मेल ही भेजना है। मेल का खर्चा जानते हैं इंटरनेट पे कुछ ही नहीं है, ना के बराबर है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, फॉर लार्ज स्केल एंड एक्सटेंसिव इंक्वायरी दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड विथ एडवांटेज। लार्ज स्केल सर्वे है तो इसको मतलब अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेल भेज के, लेकिन डिपेंड करता है कि वो रिस्पॉन्डेंट, इसकी डिमेरिट में भी देखेंगे कि रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्ड करे मेल का। फिर अगला है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ये इन्वेस्टिगेटर के बायसनेस से भी इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट भर रहा है। As the information has been given by the informant himself, it can be considered original and reliable। तो कि चूँकि ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट के माध्यम से भेजा जा रहा है तो वो उसमें उस केस में यहाँ पे रिलायबल होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेंट जस्ट अपनी लैंग्वेज में उसको भर के भेजेगा। फिर डिमेरिट्स क्या हैं, इट मे बी पॉसिबल दैट सम क्वेश्चनर्स आर नॉट रिटर्न आर थ्रोन टू द वेस्ट पेपर बास्केट, मतलब डस्टबिन में कोई डाल दे उठा के। मेल कर दीजिए, जैसे अभी ईमेल का ज़माना है, पहले डाक के माध्यम से होता था, डाक में चिट्ठी भर के भेज दिया जाता था। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आदमी किसके पास पहुँच रही, किसके पास नहीं पहुँच रही। तो उस केस में यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है पहुँचे और उसको डस्टबिन में फेंक दें, तो ये उसके डिमेरिट्स हैं। फिर उसके बाद बाई सम कन्फ्यूजन क्वेश्चनर्स आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड अप आर इनकरेक्टली फिल्ड अप। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या भरा जाए क्या ना भरा जाए।
तो उस केस में हो सकता है क्वेश्चन ना भरे। फिर दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन इन्फॉर्मेंट आर एजुकेटेड इनफ so as to fill the questionnaire properly and send them back realizing the importance of inquiry। ठीक है, तो ये भी बहुत खास नहीं है। फिर शेड्यूल्ड मेथड के माध्यम से, तो इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट, फिर क्वेश्चन देम एंड रिकॉर्ड द आंसर ऑन द बेसिस ऑन हिज बिहाफ ऑफ इन्फॉर्मेंट। बेस्ट आंसर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इफ द इंक्वायरी इज मेड सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो फिर से वही इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे डायरेक्टली जाएगा, इन्फॉर्मेंट कलेक्ट करेगा। फिर मेरिट क्या है, इट इज एक्सीलेंट मेथड प्रोवाइडेड वन कैन अफोर्ड इट्स कॉस्ट, मतलब ये बेस्ट मेथड है लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। फिर इन्फॉर्मेंट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, सॉरी द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड इफेक्टिव। ठीक है, मेरिट्स हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही कहेंगे हम लोग इसमें। फिर उसके बाद क्या है, इट कवर्स द एक्सटेंसिव फील्ड ऑफ इंक्वायरी, फील्ड ऑफ इंक्वायरी को एक्सटेंसिवली इसमें यूज करना है। इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एन इलिटरेट पर्सन, यहाँ पे अगर आदमी जैसे मान लीजिए जो हमारा इन्फॉर्मेंट है वो पढ़ा नहीं है तब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेल वाले में क्या है कि वहाँ पे आदमी नहीं पढ़ा है तो वो जानकारी नहीं देगा, वो स्ट्रैप में ही फेंक देगा उसको। ठीक है, फिर इसके डिमेरिट्स क्या है, कॉस्टली होती हैं पहली, और इसमें क्या होता है कि जो सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर नियुक्त करना पड़ता है कि क्या प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है नहीं, सुपरवाइजर भी वहाँ पे होना चाहिए। कारण यह है कि सुपरविजन एंड सुपरवाइजर विजिट्स एट द स्पॉट आर इसेंशियली, अदरवाइज क्वालिटी ऑफ डेटा में भी डिटोरिएटेड। जैसे मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेटर गया है फील्ड में, अगर उसको कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो उसके क्वेश्चंस का आंसर दे सके ताकि इफेक्टिवली हम डेटा कलेक्ट कर सकें। ठीक है, इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द शेड्यूल इज फिल्ड अप बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विदाउट अप्रोचिंग इन्फॉर्मेंट। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेटर विदाउट इन्फॉर्मेंट को अप्रोच किए हुए भी भर सकता है शेड्यूल किसी तीसरे के माध्यम से। अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड टू अडॉप्ट दिस मेथड, इसमें क्या है टाइम ठीक ठाक लग जाता है। ठीक है, अगला है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये प्राइमरी डेटा के बारे में था। अब सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि जो हमारे पब्लिश्ड सोर्सेस होते हैं, जैसे अभी बताया ना कि हमने सेंसस का डेटा जो होता है पूरे देश भर में एम्प्लॉई एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर कवर करते हैं, और उस टाइम पीरियड के बीच में जो डेटा कलेक्ट होता है उसको 1 महीने 1.5 महीने की प्रोसेसिंग के बाद मतलब डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर मेल फीमेल सेक्स रेशियो और कितने 60 साल प्लस वाले हैं, कितने युवा हैं, कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है, कितना लिटरेसी रेट है, कितना इलिटरेट है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट करने के बाद उस डेटा को पब्लिश किया जाता है। तो जो हमारे पास पब्लिश डेटा होता है उसके माध्यम से हम लोग सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पब्लिश्ड थीसिस, इसमें पब्लिश सोर्सेस में क्या है, पहला पब्लिश थीसिस है। तो देयर आर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंगेज इन रिसर्च वर्क एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, देयर वर्क कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द अवेलेबिलिटीज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्चर जो होते हैं वो स्वयं एक क्वेश्चनर बनाते हैं, लोगों के पास भेजते हैं मेल या व्हाट्सएप या फिर कुछ ऐसे माध्यमों से, उनसे जो डायरेक्टली डेटा कलेक्ट होता है उस पर एक अपना रिसर्च पेपर बना के उसको पब्लिश करते हैं। तो वो डेटा बहुत ही यूजफुल होता है, वो डेटा वो थीसिस जब पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो डेटा काफ़ी यूजफुल होता है कि वहाँ पर किस तरीके से मतलब वो स्थिति है, क्या है स्थिति, मान लीजिए कहीं किसी एरिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ तो उस केस में मतलब वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जब वो रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा जो लोकल बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट हैं उस पर एक्शन ले सकती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक डेटा पब्लिश हुआ था कि भारत में यूपीआई पेमेंट, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने यूपीआई बनाया,
यूपीआई पेमेंट भारत का एक अपना इनोवेटिव आइडिया था। और अभी देखेंगे तो भारत में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, मतलब विदाउट कैश, जो मतलब करेंसी का यूज ना करते हुए जो ट्रांजैक्शन है, वो चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में भारत नंबर 1 है, पहले स्थान पे है, लेकिन अमाउंट के माध्यम से के मामले में दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मतलब पहले क्या था कि आदमी बैंक जाता था, पैसा निकालता था, फिर ताम झाम मतलब उसको यहाँ वहाँ खर्चा करता था, जो भी जिसको देना लेना रहता था तो पेमेंट करता था। उसमें अगर 2 दिन की बैंक की छुट्टी हो जाए तो आदमी का जो है मतलब पेमेंट रुक जाता था, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब यूपीआई के माध्यम से आप बस अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ये है कि अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आप कितना भी खर्चा कर सकते हैं। तो इस पे एक अभी दूसरी भी रिपोर्ट आई थी कि जब से यूपीआई लागू हुआ है भारत में लोगों की जो सेविंग है वो कम हो गई है। आदमी ऐसे ऐसे अमेजन को स्क्रॉल कर रहा है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे स्क्रॉल कर रहा है, कुछ चीज़ अच्छी लगी, देखा, खरीद लिया। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, ये अन्यथा नहीं लीजिएगा कोई, लेकिन मतलब जो फीमेल्स हैं उनके लिए क्या है कि मतलब पैसा आदमी इतना खर्च करने लगा है कि पैसा तो बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन उसकी सेविंग्स कम हो गई थी। फिर उसके बाद इन सब पर क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, तो देखेंगे तो ज़्यादातर मिडिल क्लास कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें देखनी होंगी कि गवर्नमेंट को, कि पेमेंट तो हमने आसान बना दी, लेकिन वो पेमेंट करने के लिए अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो थीसिस होती है, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, हमारी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स कहलाती हैं। फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश रेगुलरली द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स या डेटा रेगुलरली पब्लिश करते हैं। तो इन डेटाज को हम यहाँ पे जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको हम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कहते हैं। जैसे अपना स्टैटिस्टिक्स जो मंत्रालय है, मॉस्पी इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है हर साल या हर दूसरे महीना। देखेंगे तो जो कल अभी एक शेड्यूल भी हमने दिखाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पीएलएफएस का, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का, वो मॉस्पी के द्वारा ही किया जाता है। मॉस्पी डेटा कलेक्ट करती है, फिर बताती है कि भारत में 3 महीने 4 महीने में कितना बेरोजगारी है, कितना लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इस तरीके का डेटा पब्लिश करता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं। अब इस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे ध्यान देना कि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो यहाँ रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, ये डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सी संस्था इस डेटा को पब्लिश करती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपकी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, या कई बार तो ये एसएससी में, यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो जो हमने यहाँ पे डेटा स्पेशली दिया हुआ है वो अपने यूजीसी नेट के हिसाब से दिया हुआ है। जो रिपोर्ट्स यहाँ पे हैं, कुछ दी गई हैं, कुछ नहीं दी गई हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि लंबा हो जाता है, तो तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफएओ कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन पब्लिश द रिपोर्ट्स ऑन वेरियस इश्यूज इन द वर्ल्ड। तो ये रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड लेवल पे जो बताई जाती हैं, जैसे WHO बताता है कि भारत में या पूरे विश्व में कौन सी बीमारी कहाँ पैदा हुई, जैसे इबोला वायरस, कोरोना वायरस या मंकी पॉक्स, इस तरीके की जो बीमारियाँ अभी नई नई आई हैं, इनके लिए क्या मेजर्स लेने हैं, क्या किस तरीके का ये वायरस है, किस तरीके से फैलता है, बाकी सारी चीज़ें जो है दुनिया को WHO ही पहली बार बताता है सबसे पहले। ठीक है, और किसी भी देश में कोई नई बीमारी जनरेट होती है, जन्म लेती है, तो उस देश की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले वो WHO को इन्फॉर्म करे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उस पर रिसर्च करता है, उस पर स्टडी करता है, और फिर उसके माध्यम से वो पूरी दुनिया को बताता है कि फला बीमारी, जैसे इबोला वायरस अभी देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में,
मंकी पॉक्स देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैला, वहाँ से इंडिया में, यूरोप में बहुत सारे केसेस मिले हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बहुत ही फ्रूटफुल होती हैं इन चीज़ों की स्टडी में, अपने लोगों की सुरक्षा में। तो इसी पे यहाँ पे देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक एक रिपोर्ट होती है, ये ध्यान में रखिएगा, ये एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा प्रेजेंट की जाती है, ग्लोबल इन्वायरमेंट रिपोर्ट। और यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल इशू पे जो मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है एक, ये रिपोर्ट क्या होती है कि ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से ये यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट का क्या मतलब? आदमियों का ही डेवलपमेंट के बारे में होगा, तो ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दे दिया। यहाँ पे क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इन्वायरमेंट का है तो इन्वायरमेंटल जो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है वो बताएगा ही कि भारत में विश्व में कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कितना हमें जहरीली गैस है, जैसे जो पीएफसीज हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं, वो किस तरीके से हमको उसको हटाना है, किस तरीके से उसका कंजम्पशन कम करना है कि वो हमारी ओजोन लेयर को प्रभावित ना करे। तो इस तरीके के जो आउटलुक होते हैं वो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक में यूएनईपी के माध्यम से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ये पब्लिश करता है और इस पर डिफरेंट गवर्नमेंट्स इस पर एक्शन लेती हैं। फिर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चाइल्ड, जो पूरे विश्व में बच्चे हैं उन पे एक रिपोर्ट आती है, ये पब्लिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, सॉरी चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस का जो चिल्ड्रन फंड है ये विश्व में स्थिति क्या है बच्चों की, जैसे लीबिया, सीरिया, अफ्रीका के कंट्रीज़, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जो इजराइल, लेबनान वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, इनमें जो भी युद्ध हो रहे हैं, अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो उसमें जो बच्चों की स्थिति है, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, तो उन पे रिपोर्ट कैसी है, किस तरीके से हमें उनको मैनेज करना है, उस पर एक रिपोर्ट आती है हर साल। फिर उसके बाद द स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या FAO, ये भारत में या पूरे विश्व में बताता है कि भारत एग्रीकल्चर को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके के हमें मेजर्स लेने हैं कि पूरे विश्व में भुखमरी कहीं ना रहे। जो SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें देखेंगे तो पहला ही गोल जो है नो पॉवर्टी का है, सॉरी हाँ नो पॉवर्टी का ही है शायद, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, या नो हंगर है, ऐसे कुछ है। तो उस पर देखेंगे, हाँ इसको SDG गोल्स जो है वो भी 17 हैं, 17 के 17 को आपको रटे होने चाहिए, वो भी आपके UGC नेट के पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, ए पब्लिकेशन ऑफ UN हैबिटेट। UN हैबिटेट इसका एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उस पर यहाँ पे मतलब ये डिफरेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है कि किस तरीके का हमें जो है मतलब ये UN हैबिटेट में रखना है। फिर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ए पब्लिकेशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, ये रहेगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, ए रिपोर्ट दैट ट्रैक्स प्रोग्रेस वर्ल्ड अचीविंग द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, SDG गोल्स पर जो एक रिपोर्ट आती है उसके लिए। ठीक है, इतनी रिपोर्ट्स होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन इनको यहाँ पे कवर नहीं किए हैं क्योंकि ये क्लास फिर यहाँ के स्तर पे भी मतलब ज़्यादा हो जाता जब हम इसको UGC नेट वाली क्लास में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल से हम बताएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, द डेटा कलेक्टेड बाय द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एज अ रूटीन वर्क आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जांपल क्या है, डेथ, बर्थ रजिस्ट्रेशन या टेलीफोन डायरेक्टरी एटसेट्रा। पहले देखेंगे, आज के समय में तो नहीं
पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बुकलेट देती थी जिसमें जो उस शहर के बड़े जो लोग होते हैं, जब लैंडलाइन फ़ोन चलता था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, संचार निगम जो है, वो एक बुकलेट जारी करता था। वो उसमें शहर के जो पुलिस स्टेशन हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी कोई कंपनी है, उनके फ़ोन नंबर्स उसमें लिखे रहते थे। तो आदमियों को उनका फ़ोन नंबर देखना नहीं पड़ता था, उसमें खोज लिया और फिर उसके बाद उनको डायरेक्टली कॉल कर लेते थे। आज के समय में क्या है, ये इंटरनेट पे उपलब्ध है कि किसी भी आपको थाने का, किसी भी नगर निगम का, या जो कोई भी ज़िला शहर हो गया, उसका जो उच्च अधिकारी है उसका नंबर जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। फिर कमीशन से रिपोर्ट होती है, हाँ, और इसमें बर्थ डेथ या रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है, इसके लिए SRS रिपोर्ट होती है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट होती है भारत में, वो एक पब्लिश करते हैं हर 2 साल में। ये SRS रिपोर्ट आती है और इस पर भी UGC नेट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SRS रिपोर्ट जब भी लेटेस्ट आती है उसके जस्ट अगले एग्जाम में इससे कम से कम 7-8 क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए SRS रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर 2 साल में। फिर उसके साथ साथ एक मतलब एक सर्वे, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री के या फिर कुछ अलग टाइप के जो सर्वेज रिपोर्ट होती है, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट थी, भारत में एड्स रिपोर्ट करके थी, भारत में एड्स की स्थिति क्या है, कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग निगेटिव हैं, किस एरिया में ज़्यादा है, कहाँ पे कैसा है। तो उस पर जब रिपोर्ट आई थी 2018-19 के आसपास आई थी ये शायद, और उसके बाद जितने भी पेपर हुए थे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इसमें। तो इसलिए इनको रिपोर्ट्स को ध्यान में रखना होता है। जब हम UGC नेट का पेपर वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको, आपको जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें एक बार 2 बार इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर कमीशंस रिपोर्ट होती हैं। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ए नंबर ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस फॉर द पर्पज ऑफ सम इंक्वायरी ऑन डिफरेंट इश्यूज इन द कंट्री, ठीक है। फिर इसमें कमीशंस, जो कमीशंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये कमीशंस कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके UGC नेट के लिए इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन कमीशन विथ रेफरेंस टू द एलिमेंट्री एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत में जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जितनी रिपोर्ट्स चारों लिखी गई हैं, इनका सीक्वेंसिंग बहुत बार UGC नेट में पूछा गया है। राधा कृष्णन कमीशन 48-49 में था, मुदलियार कमीशन 1952 में था, और फिर उसके बाद देखेंगे तो ये दुर्गाबाई जो ये कमीशन था ये 1958 में था। फिर कोठारी कमीशन था 64-66 में था। तो ये कोठारी कमीशन तो इस बार ही पूछा गया है, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, ठीक है। फिर से वही चार्ट ध्यान करिए, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, यहाँ पर आइए, ये प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, पब्लिश रिपोर्ट, अनपब्लिश रिपोर्ट। तो पब्लिश रिपोर्ट में बता दिया गया पब्लिश थीसिस, गवर्नमेंट रिपोर्ट, नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट, कमीशन एंड अदर रिपोर्ट्स। अब इसके बाद अनपब्लिश सोर्सेस की बात आती है। तो अनपब्लिश सोर्सेस में यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, अनपब्लिश सोर्सेस में यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास बताया ना कि भाई जैसे कुछ मूवियाँ होती हैं उनको रिलीज़ नहीं होने दिया जाता क्योंकि उनसे देश में क्या है कि लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है। तो उस केस में उसको मूवी रिलीज़ तो नहीं होती, लेकिन इधर उधर से लीक करके आप लोग कहीं ना कहीं से देख ही लेते हो। तो उसी तरीके से कुछ थीसिस होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिनको गवर्नमेंट पब्लिश होने नहीं देती, क्योंकि इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद देश में बवाल बढ़ना, तो उन रिपोर्ट्स को कहा जाता है ये अनपब्लिश रिपोर्ट हैं। लेकिन आप जो रिसर्च स्कॉलर है या जो मतलब उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनकी एक्सेस यहाँ पे होती है कि उस रिपोर्ट में देख सकें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर, इंस्टीट्यूट एटसेट्रा कलेक्ट डेटा बट दे नॉर्मली डू नॉट पब्लिश इट। फॉर एग्जाम्पल अनपब्लिश थीसिस सबमिट फॉर द अवार्ड ऑफ PhD आपको लेना है तो उसके पहले थीसिस को सबमिट जब करते हैं तो उसको पब्लिश नहीं करते हैं, वो बंद लिफाफे में गई,
जो 4-6 एग्जामिनर हैं वो पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, आप उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते हैं, कुछ उनको नया लगता है तो आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड की जाती है। फिर क्रिटिकल सॉरी लिमिटेशन इसमें क्या है सेकेंडरी डेटा की, ए क्रिटिकल एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा मस्ट बी मेड बिफोर दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज बिकॉज दे आर दे हैव, यहाँ पे होना चाहिए दे हैव सर्टेन लिमिट। ठीक, इसमें क्या होगा कि द इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एजेंसी में बी डाउटफुल। ठीक है, अब जब लिमिटेशन क्या है, जब सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट करने जाते हैं तो जो एजेंसी है या जो इन्वेस्टिगेटर है वो अगर बायस्ड निकला, मतलब किसी एक पक्ष के प्रति उसका झुका हुआ रवैया निकला, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसकी इंटीग्रिटी या उसका एक्सपीरियंस अगर कम है तो वो डेटा मिसलीडिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके रिजल्ट सुटेबल नहीं रहेंगे। फिर अगला है कि दे में नॉट बी सुटेबल फॉर द डिजायर्ड इन्वेस्टिगेशन, सेम वही चीज़। फिर उसके बाद द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में नॉट बी अप टू द स्टैंडर्ड लेवल, तो इसमें जो मेथड है, मेथड उसके डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आदमी अपने से डिसाइड कर लिया कि यार फला एरिया का सर्वे कर लो, तो उस केस में क्या होता है कि वो डेटा मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से रिजल्ट निकालते हैं तो वो एक अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन वहीं पर्पजेज या जजमेंट सैम्पलिंग का हम यूज़ कर लें कि हम अपने से डिसाइड कर लें कि यहाँ का सर्वे करना है और उससे जो डेटा आएगा वही मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत में अभी दिखाना हो कि भारत के लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा उनका रहने का स्टैंडर्ड है, तो दिल्ली का जो नेता लोगों का या बड़े अधिकारियों का एरिया है साउथ दिल्ली जिसको बोला जाता है, देख लीजिए आने दिल्ली में तो मतलब कुछ मलिन बस्तियाँ या फिर स्लम एरिया हैं, लेकिन साउथ दिल्ली में क्या है कि वहीं अपना संसद भवन डिफरेंट ये चीज़ें हैं, नेताजी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि देखेंगे तो वहाँ उस एरिया का स्टैंडर्ड जो इकोनॉमिक लेवल है या जो इनकम है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो अब वहाँ की रिपोर्टिंग, वहाँ का अगर सर्वे कर लेंगे तो पूरे भारत में लगेगा कि कोई गरीब है ही नहीं। लेकिन वहीं अभी किसी आदिवासी बेल्ट में चले जाइए, एमपी के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के या महाराष्ट्र के जो आदिवासी बेल्ट है, तो वहाँ पर देखेंगे तो लगेगा कि भारत वही बहुत गरीब है। तो इस तरीके से मतलब वहाँ पे इसकी लिमिटेशंस हैं। कि फिर अगला है दे मे नॉट सेटिस्फाई ए रीजनेबल एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, अगर इसमें मतलब एक्सपीरियंस आदमी नहीं यूज हो रहा तो इनका एक्यूरेसी भी प्रभावित होगी। फिर उसके बाद अगला दे मे नॉट बी एडिक्वेट, मतलब सेकेंडरी डेटा होते हैं कि आपको लिमिटेड होते हैं। जैसे जो रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, जैसे सेंसस हमारी रिपोर्ट पब्लिश हो गई, सेंसस में अगर हमने एज सपोज करिए नहीं लिखा और आपको एज पे ही सर्वे करना है कि भारत के कितनी एज के लोग कितना कमाते हैं, तो उसमें क्या है कि ये यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको वैलिड नहीं रह जाएंगी सेकेंडरी डेटा में। प्राइमरी डेटा जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे निकाला गया है उसी से मिलता जुलता आपका टॉपिक सेकेंडरी डेटा या रिसर्च का है, तो वो रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन अगर उससे मिलता जुलता नहीं है, अब जैसे सेंसस डेटा में नॉर्मली क्या है, मोर्टेलिटी को काउंट नहीं करते हैं, मोर्टेलिटी क्या, चाहे वो चाइल्ड मोर्टेलिटी हो या फिर नॉर्मली कह रहे हैं, ज़्यादातर केस में उसको एक एस्टिमेट दिया जाता है, लेकिन जो एक्यूरेट होती है मोर्टेलिटी वो एसआरएस डेटा से आती है। तो उसमें अब आपको चाइल्ड मोर्टेलिटी पे आपको काम करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा सेंसस में लिया ही नहीं गया, तो आप क्या उस पर सर्वे करोगे, तो फिर वहाँ पे आपकी लिमिटेशन हो जाएंगे कि आप उस डेटा का यूज नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है सेकेंडरी डेटा की लिमिटेशंस क्या होती हैं उन्हीं का, और ये एडिक्वेट भी नहीं होता, ये पर्याप्त नहीं होता है उसको स्टडी करने के लिए ग्राउंड रियलिटी को। ठीक है, फिर प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा, it is never safe to take published data at their face value without knowing without knows their meaning and limitation. The secondary data is
यूज्ड वेरी केयरफुली विथ रिस्पेक्ट टू आवर स्टडी। ठीक है, तो ये अब स्क्रूटनी इसमें कैसे होती है? स्क्रूटनी ऑफ द डेटा, स्क्रूटनी में क्या करते हैं कि हमारे पास जो सेकेंडरी डेटा है उसमें एरर्स को कैसे रिमूव किया जाए उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि इन स्पाइट ऑफ केयरफुलनेस द डेटा हैव सम टाइप्स ऑफ एरर्स, thus the data so collected may be scrutinized by the supervisor at different levels so that we minimize the possible errors in the data। ठीक है, मतलब अभी जस्ट बताया ना कि इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होना चाहिए, सुपरवाइजर को भी अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो उसके ऊपर भी एक अधिकारी होना चाहिए जो उनके कन्फ्यूजन को दूर कर सके। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें जो डिफरेंट एरर्स आती हैं, एरर ऑफ सैम्पलिंग हो जाएगी, कवरेज एरर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग एरर या बायसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, तो ये तो बता ही दिया गया। रिकॉर्डिंग एरर में क्या है कि जैसे आदमी बोला कि हमारी एज जो है 46 है, 46 ईयर उसने एज बताया, आपने इसको 64 लिख डाला, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। इस तरीके से जो होती हैं उसको रिकॉर्डिंग एरर कहा जाता है। कवरेज एरर क्या है कि मान लीजिए आपको इलाहाबाद का पूरा या प्रयागराज का सर्वे करना है, पूरे इलाहाबाद का, अब आप उसमें एक एरिया छोड़ दीजिए यहाँ का, तो ये कवरेज एरर कहलाती है, पूरी तरीके से हमने उसको कवर नहीं किया। फिर सैम्पलिंग एरर क्या है? सैम्पलिंग एरर भी बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर या फिर जो सुपरवाइजर है वो कह दे कि नहीं फला एरिया का हमें या इस एरिया का ही हमें सर्वे करना, बाकी कहीं करना ही नहीं, तो सैम्पलिंग एरर होगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें पहले से अपने से नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें किस एरिया का सर्वे करना है, वो रैंडम सिलेक्शन होता है। ठीक है, तभी रिजल्ट अच्छा आता है। फिर इसमें कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं? कंट्रोल मेजर्स हम किस तरीके से लेते हैं कि इसको हमारे सेकेंडरी डेटा को हम इफेक्टिव बना सकें। तो उसमें क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी ट्रेनिंग कराइए, उसके सुपरवाइजर को नियुक्त करिए, फिर उसके डेटा की स्क्रूटनी करिए, फिर उसका फीडबैक लीजिए। फीडबैक में क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसमें उसको क्या फील्ड में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज करिए, टेक्नोलॉजी का यूज करिए कि मतलब मान लीजिए भरते भरते वो आदमी कुछ गलत भर दिया तो उसमें टेक्निकल उसमें एरर बताने लगे कि जैसे सपोज करिए कि एक आदमी है 35 साल का, एक आदमी है सपोज करिए, और उसके बच्चे की एज 25 साल लिख दी जाए, बताए हो कि 2 बच्चा है, और मान लीजिए 35 साल के मियाँ बीवी हैं, उसके बाद उसमें उनको बता दिया जाए कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उसमें कह दिया जाए कि पहले बच्चे की एज बताइए, तो कह दो 25 साल। अब ये बताइए 35 साल के आदमी के 25 साल का बच्चा हो सकता है? नहीं। लेकिन गलती से आदमी क्या है उसमें लिखते 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 पता लगा कि तो 5 साल बोला, आपने 25 लिख दिया। उसने बोला कि हमारे पास 5 साल का बच्चा है, 05 आपको लिखना था, लेकिन आपसे गलती से 25 हो, तो 35 साल के आदमी का 25 साल का बच्चा तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या है कि वहाँ पे उसको टेक्नोलॉजी का यूज करना है जिसमें वो एरर शो कर दे। इस तरीके के मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरीके के इन चीज़ों का यूज कीजिए जिसमें वो एरर शो कर दे, तो उस केस में हमारा डेटा जो है वो अच्छा डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी चैनल, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको जो डिफरेंट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।